एक ऐसी ट्रेन जहां हर अगले डिब्बे में मौत आपका इंतजार कर रही है। मा डोंगसियोक और उनके साथी अपने परिवार को बचाने के लिए हर एक जॉम्बी का गला तोड़ने को तैयार हैं। लेकिन जब सारे जॉम्बी को पार करके ये लोग आखिरी गेट पर पहुंचते हैं, तब इनके साथ जो होता है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए ट्रेन टू बुसन का सबसे खौफनाक सीन। ट्रेन टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन जब यात्री नीचे उतरने की तैयारी करते हैं तो देखते हैं कि पूरा स्टेशन बहुत शांत और पूरी तरह से सुनसान है। एक यात्री हिम्मत जुटाकर नीचे जाकर देखने की कोशिश करता है। किस्मत से उसे वहां किसी जॉम्बी का साया नहीं दिखा। जल्दी ही वे सभी नीचे उतर आते हैं और यहाँ तैनात फौज को ढूंढने लगते हैं। तभी सबसे पहले बाहर भागने वाला स्वार्थी घिनौना आदमी दौड़कर वापस आता है। वह ट्रेन कैप्टन को ढूंढता है और चाहता है कि ट्रेन कैप्टन पीछे के डिब्बों को छोड़ दे और उसे लेकर बुसान स्टेशन चला जाए, क्योंकि उसने अभी बाहर भागते समय फौज का कोई नामो निशान नहीं देखा था। हो सकता है कि स्टेशन के सभी लोग कटकर जॉम्बी बन चुके हों, लेकिन ट्रेन कैप्टन उसकी बात से सहमत नहीं होता और खुद बाहर जाकर स्थिति देखना चाहता है, भले ही जाना पड़े। फिर भी इस समय सभी लोग मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक यांग अपनी बेटी को लेकर बार्ड को धक्का देता है और दूसरे रास्ते की ओर निकल जाता है। हालांकि वह जानता है कि मुख्य दरवाजे पर जाने से क्या होगा, लेकिन उसकी स्वार्थी इंसानी फितरत उसे इस बात को छिपाने पर मजबूर करती है। जब अंकल माँ भीड़ के साथ निकास एग्जिट पर पहुंचता है तो पाता है कि दरवाजे पर सैनिकों का एक समूह खड़ा है। हालांकि यहाँ तैनात सैनिक भी संक्रमित हो चुके हैं और उनके आने से जॉम्बी चौकन्ने हो जाते हैं। आगे चल रहे लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिलता और वे पल भर में जॉम्बी की भीड़ में समा जाते हैं। ये नजारा देखकर अंकल माँ बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और दूसरी तरफ की लिफ्ट पर चढ़ जाता है। लगातार लोग जॉम्बी के काटने का शिकार हो रहे हैं। जॉम्बी बनने के बाद उनकी ताकत और रफ्तार इंसानों से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इतने भयानक जॉम्बीज के सामने उनके पास सिर्फ जान बचाकर भागने का ही रास्ता है। एक यांग को यहाँ वह बंदा भी मिलता है जो उसे लेने आने वाला था। तभी उसे एक फोन आता है। फोन पर मौजूद आदमी कहता है कि उसका फौज के लोगों से संपर्क टूट गया है और वह एक यांग को जल्दी से डेजॉन स्टेशन छोड़ने के लिए कहता है। एक यांग को भी जल्दी ही कुछ गड्डी डी बद्दी डेज का एहसास होता है। उसे लेने आया आदमी पूरे शरीर पर जख्मों से भरा हुआ है। जल्द ही पीछे से एक जॉम्बी सैनिक झपटा है और लेने आए आदमी को नीचे गिरा देता है। इसके तुरंत बाद भारी संख्या में जॉम्बी सैनिक बाहर निकल आते हैं। एक यांग को अचानक पीछे छूटी महिला की याद आती है। तभी एक जॉम्बी तेजी से उसकी बेटी की तरफ झपटा है। देखते ही देखते हादसा होने ही वाला होता है कि अंकल माँ सही समय पर आकर बचा लेता है और अपनी कोहनी से जॉम्बी को उड्ढा देता है। एक जॉम्बी अंकल माँ के हाथों में कोई हलचल ही नहीं कर पाता। दयालु आंटी माँ तुरंत आकर बच्ची को ले जाती है और अंकल माँ पीछे रहकर मोर्चा संभालता है। कुछ छात्र भी सभी को तेजी से भागने के लिए चिल्ला रहे हैं। जॉम्बी से निपटने के बाद अंकल माँ भी जल्दी से दौड़ कर आता है और लोहे की छड़ से दरवाजे के हैंडल को लॉक कर देता है। इस समय स्टेशन का हॉल इंसानी नर्क बन चुका है। लगातार लोग जॉम्बी के मुंह में अपनी जान गंवा रहे हैं। भाग रहा एक यांग भी जॉम्बी की नजर में आ जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जॉम्बी के पंजों और मुंह मारते रूह को देखकर एक यांग जमीन पर पड़ी एक किताब उठाता है और सीधे जॉम्बी के मुंह में ठूंस देता है। एक कपड़ा जॉम्बी के सिर को ढक लेता है। जब वह पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा होता है तब उसकी मदद करने वाला आदमी खड़ा होता है। अंकल माँ के चिल्लाने पर एक यांग को होश आता है। वह उठकर तेजी से भागता है। पीछे से जॉम्बी का बड़ा झुंड फिर से निकल आता है। एक यांग आखिरी पल में दौड़कर दरवाजे के अंदर आ जाता है। तब जाकर वह जॉम्बी के हाथों टुकड़ों में कटने से बचता है। वे दरवाजे को कसकर दबाते हैं ताकि अंकल माँ को दरवाजा लॉक करने का समय मिल सके, लेकिन जैसे ही अंकल माँ दरवाजा बंद ही करने वाला होता है, खूंखार जॉम्बी कांच पर टकराना शुरू कर देते हैं। कांच के दरवाजे को टिका न देकर वे सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जॉम्बी की भारी तादाद के धक्के से कांच का दरवाजा आखिरकार टूटकर चूर चूर हो जाता है। ट्रेन की तरफ भी उन पर जॉम्बीज का हमला हो जाता है। जान से डरने वाला स्वार्थी आदमी अटेंडेंट से कहता है कि वह ट्रेन कैप्टन से संपर्क करके तुरंत गाड़ी चलाने को कहे। श्याओ में इसे रोकना चाहती थी और सभी के ट्रेन में चढ़ने का इंतजार करने को कहती है, लेकिन वह स्वार्थी आदमी सिर्फ अपनी सुरक्षा की परवाह करता है। दूसरों की जिंदगी या मौत से उसे कोई मतलब नहीं। श्याओ में की मिन्नों के बावजूद अटेंडेंट ट्रेन कैप्टन को सूचना दे ही देता है। तेजी से भाग रहा एक यांग भी देखता है कि ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जैसे ही आगे भाग रहे छात्र ट्रेन पर चढ़ने ही वाले होते हैं, अचानक दो जॉम्बी उन पर हमला करके नीचे गिरा देते हैं और उन्हें पागलों की तरह काटने लगे हैं। ये देखकर श्याओ शुआई डर के मारे जमीन पर ढह जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। हालांकि जॉम्बी का बड़ा झुंड भी तेजी से करीब आ रहा होता है। गनीमत यह रही कि एक यांग समय पर दौड़ कर आया और जमीन पर पड़े श्याओ शुआई को खींच कर उठा लिया। कुछ ही देर में काटे गए छात्र भी जॉम्बी बन जाते हैं। श्याओ शुआई और एक यांग के भागने की रफ्तार बहुत तेज होती है। कुछ ही देर में वे दोनों अभी पूरी तरह स्टार्ट न हुई ट्रेन को पकड़ लेते हैं, लेकिन छोटे पैरों वाले अंकल माँ की रफ्तार हमेशा की तरह थोड़ी धीमी रह जाती है। तभी अंकल माँ अचानक दौड़ता है, जमीन से शील्ड और लोहे की छड़ उठाता है और एक यांग को वापस ट्रेन में भागने के लिए चिल्लाता है। अंकल माँ वाकई धरती का सबसे ताकतवर इंसान है। बिना किसी चीटिंग के वह रास्ते में आने वाले जॉम्बीज को आसानी से ढेर कर देता है। अगर उसका कद 6 फीट होता तो मुझे पूरा यकीन है कि अंकल माँ दुनिया जहान के हर हमले को नेस्तनाबूद कर देता। एक यांग की मदद से अंकल माँ आखिरकार सफलतापूर्वक ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन इस समय वे सभी पूरी तरह से थक कर चूर हो चुके हैं। दूसरी तरफ आंटी माँ अंकल माँ को फोन करना चाहती थी। असल में उनके डिब्बे का दरवाजा टूट चुका था, लेकिन बेघर आदमी बेगर उसे रोक लेता है। आगे जॉम्बीज का बड़ा झुंड है। आंटी माँ पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे और भी ज्यादा जॉम्बी है। तभी आंटी माँ का ध्यान जाता है कि पास का टॉयलेट सुरक्षित है, इसीलिए वह
सभी को टॉयलेट के अंदर छिपने के लिए कहती है, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि पीछे से एक ज़ॉम्बी ने उसे देख लिया है। जैसे ही ज़ॉम्बी झपटा है, आंटी माँ सही समय पर भांपकर टॉयलेट में छिप जाती है, लेकिन इससे बाकी ज़ॉम्बी भी सतर्क हो जाते हैं। वे टॉयलेट में फंस जाते हैं और दरवाजा किसी भी वक्त टूटने की नौबत में आ जाता है। जल्दी ही अंकल माँ को अपनी पत्नी का मदद के लिए फोन आता है। एक यांग को भी अंकल माँ के फोन से अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। वे 13 नंबर डिब्बे में फंसे हुए हैं, जबकि अंकल माँ और बाकी लोग 9 नंबर डिब्बे में हैं। पत्नी और बेटी को बचाने के लिए उन्हें यह सोचना होगा कि इन 3 डिब्बों में मौजूद ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचा जाए। एक यांग की आंखों में एक मजबूत इरादा दिखता है। वह सीधे आगे झपटना चाहता है, लेकिन अंकल माँ उसे पकड़ लेता है। शाओ शुए और शाओ मेई फोन पर बात करके जान पाते हैं कि बाकी सभी लोग 15 नंबर डिब्बे में हैं। उन सभी के अपने प्यारे लोग आगे फंसे हुए हैं, इसलिए वे तय करते हैं कि भले ही वे खुद संक्रमित क्यों ना हो जाएं, वे अपने परिवार से मिलकर ही रहेंगे। जल्दी ही वे पूरी तरह से हथियारों से लैस हो जाते हैं। अंकल माँ आगे की कमान संभालता है, क्योंकि यह अंकल माँ का इलाका है। यहाँ सभी ज़ॉम्बीज़ की रफ्तार और ताकत कमजोर पड़ जाती है। एक एक ज़ॉम्बी अंकल माँ के हाथों एक वार भी नहीं झेल पाता। अंकल माँ के हाथों में अपार ताकत है, वह आसानी से ज़ॉम्बीज़ की गर्दनें मरोड़ देता है। ज़ॉम्बी की गर्दन। एक यांग और शाओ शुआई पीछे रहकर अंकल माँ के हाथों पिटे हुए ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर रहे हैं। इस पल ये लोग किसी योद्धा की तरह नजर आ रहे हैं। खौफनाक ज़ॉम्बीज़ के सामने भी उनके दिल में जरा सा भी डर नहीं है। एक यांग इस समय बेहद खतरनाक अंदाज में लड़ रहा है। अंकल माँ के साथ मिलकर वह कई ज़ॉम्बीज़ को जमीन पर पटक देता है। एक ज़ॉम्बी उठकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल माँ उसे उठाकर सीधे ट्रेन की छत से दे मारता है। शाओ शुआई बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बीज़ के सिर पर प्रहार करता है। उसने भी अपने दिल के डर पर काबू पा लिया है। वह यहाँ तक कि बेसबॉल बैट को ज़ॉम्बी के मुंह में ठूंस देता है। एक यांग मौका देकर जब तक अंकल माँ और शाओ शुआई ज़ॉम्बीज़ को उलझाकर रखते हैं, दौड़कर डिब्बे का दरवाजा खोलने चला जाता है। शाओ शुआई बेसबॉल बैट घुमाकर सबसे आगे वाले ज़ॉम्बी का काम तमाम करता है और मुड़कर दरवाजे के अंदर छिप जाता है। आखिरकार वे तीनों सुरक्षित रूप से पहले डिब्बे से निकल जाते हैं, लेकिन जब वे दूसरे डिब्बे में पहुंचते हैं तो सबसे आगे भाग रहा शाओ शुआई सन्न रह जाता है, क्योंकि इस डिब्बे के सारे ज़ॉम्बी उसके सबसे अच्छे दोस्त और सहपाठी हैं। शाओ शुआई को वहीं सन्न खड़ा देकर और हाथ न उठाते देकर अपनी पत्नी के लिए चिंतित अंकल माँ से इतना सब नहीं झेला जाता। वह अपना जोरदार घूंसा चलाकर एक ज़ॉम्बी को जमीन पर गिरा देता है। इन दुबले पतले ज़ॉम्बीज़ के सामने अंकल माँ को लड़ने में जरा भी परेशानी नहीं होती। वह बड़ी आसानी से कई ज़ॉम्बीज़ को चित कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी इतनी आसानी से नहीं मरते। वे दोबारा उठ खड़े होते हैं और शाओ शुआई पर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ को पूरी तरह न मार पाने की वजह से वे जल्द ही अपनी ताकत गंवा बैठते हैं और ज़ॉम्बीज़ के नीचे दब जाते हैं। शाओ शुआई अपने साथियों को खतरे में देकर दांत पीसता है और सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। तभी ट्रेन एक घने अंधेरे में दाखिल होती है। वह एक अंधेरी सुरंग टनल के अंदर चली जाती है। अंधेरे की वजह से ज़ॉम्बीज़ को निशाना दिखना बंद हो जाता है और वे एक एक करके हमला करना रोक देते हैं। इसी वजह से उन्हें थोड़ा संभलने का मौका मिल जाता है। तभी बैकपैक से एक बेसबॉल गिर जाती है, जिससे ज़ॉम्बी चौंक जाते हैं। एक यांग को समझ आता है कि अंधेरे में ज़ॉम्बी भले ही देख न सकें, लेकिन वे आवाज के जरिए निशाने तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वह बेसबॉल बैट उठाकर सामान रखने वाले रैक पर मारता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान दूसरी तरफ भटक जाता है। अंकल माँ मौके का फायदा उठाकर दौड़ता है और अगले डिब्बे का दरवाजा खोल देता है। ट्रेन के सुरंग से बाहर निकलते ही एक यांग और शाओ शुआई तेजी से दौड़कर आ जाते हैं। इस तरह वे बाल बाल बचकर एक बड़े खतरे को पार कर लेते हैं। इस समय तीनों पूरी तरह से थक चुके हैं और उनके पूरे शरीर पर ज़ॉम्बीज़ का खून लगा हुआ है, लेकिन आखिरी डिब्बा ज़ॉम्बीज़ से ठसाठस भरा हुआ है। अंकल माँ जबरदस्ती आगे घुसना चाहता है, लेकिन एक यांग उसे रोक लेता है। एक यांग अंकल माँ से अपना फोन देने को कहता है। वह अंकल माँ के फोन में अपना मोबाइल नंबर डायल करता है। जैसे ही ट्रेन दोबारा सुरंग में दाखिल होती है, सभी ज़ॉम्बीज़ की देखने की क्षमता चली जाती है। वे लोग मौके का फायदा उठाकर अंदर घुसते हैं और सीटों के पीछे छिप जाते हैं। वह अंकल माँ का फोन उस दरवाजे के पास फेंक देता है जहाँ से वे आए थे और फिर अपने फोन से अंकल माँ के नंबर पर कॉल लगा देता है। जोरदार रिंगटोन बजते ही ज़ॉम्बीज़ का ध्यान तुरंत उधर भटक जाता है। ट्रेन के सुरंग से बाहर निकलने से पहले वे मौका लपकर तुरंत निकल भागते हैं। जल्द ही अंकल माँ टॉयलेट का दरवाजा खोलता है और अंदर छिपी आंटी माँ को देखता है। छोटी बच्ची को भी अपने पापा एक यांग मिल जाते हैं। जल्द ही ट्रेन सुरंग से बाहर आ जाती है। ज़ॉम्बीज़ की नजर से बचने के लिए वे सभी तेजी से दूसरी तरफ के टॉयलेट में छिप जाते हैं। 3 बड़े आदमी किसी को बचाने आए थे, लेकिन अब खुद ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए तंग टॉयलेट में ठुस्से पड़े हैं। तभी एक यांग देखता है कि ट्रेन 2 मिनट में फिर से सुरंग में दाखिल होने वाली है। उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर 14 नंबर डिब्बे से होते हुए 15 नंबर डिब्बे में जाना होगा और बाकी लोगों से मिलना होगा। जल्द ही शाओ मेई को खबर मिलती है कि शाओ शुआई और बाकी लोग यहाँ आ रहे हैं। वह तुरंत यह खबर बाकी सबके साथ शेयर करती है, लेकिन वह स्वार्थी आदमी शाओ शुआई और उनके साथियों के इस डिब्बे में आने का सख्त विरोध करता है। उसे डर है कि कहीं शाओ शुआई और उनके साथी वायरस से संक्रमित न हों और अंत में उन सब की जान खतरे में न पड़ जाए। उस स्वार्थी आदमी को सिर्फ अपनी जान की परवाह है, दूसरों की जान से उसे कोई लेना देना नहीं। शाओ मेई चाहती थी कि बाकी लोग भी उसका साथ दें, लेकिन उसे सिर्फ लोगों के चेहरों पर बेरुखी और स्वार्थ के भाव दिखाई देते हैं। वह ट्रेन
मैनेजर से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन सब बेकार जाता है। जल्द ही ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है और वे सभी तुरंत टॉयलेट से बाहर आते हैं। डिब्बे को जॉम्बीज से भरा देकर एक यांग सुझाव देता है कि वे सामान रखने वाले रैक के ऊपर से चढ़कर जा सकते हैं। ऊपर इतनी जगह है कि वे आराम से रेंग कर निकल सकते हैं। तभी एक यांग देखता है कि एक बैग उसके रास्ते में आ रहा है। एक यांग को एक तरकीब सूझती है। वह बैग को पीछे फेंक देता है, जिससे आवाज होती है और जॉम्बीज का ध्यान उधर चला जाता है। एक यांग इस मौके का फायदा उठाकर नीचे उतर आता है। इसके बाद इससे पहले कि ट्रेन सुरंग से बाहर निकले, वे अपने परिवारों को लेकर 15 नंबर डिब्बे की तरफ भागते हैं। हालांकि पीछे छूट गया बेघर आदमी बेगर नीचे उतरते समय फिसल जाता है और सीट पर जा गिरता है। किस्मत से ज्यादा आवाज नहीं होती, इसलिए जॉम्बीज का ध्यान नहीं भटकता। एक यांग उसे उठाने ही वाला होता है कि अगले ही पल ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आती है। उन्हें जॉम्बीज की नजर से बचने के लिए सीटों के पीछे छिपना पड़ता है। जॉम्बीज को पास आते देख एक यांग बेघर आदमी से कहता है, मैं 3 गिनूंगा, उसके बाद हम दोनों एक साथ बाहर भागेंगे। लेकिन एक यांग के गिनती शुरू करने से पहले ही बेघर आदमी का पैर एक सैन पर पड़ जाता है। उस आवाज से सारे जॉम्बी चौकन्ने हो जाते हैं। दोनों को तुरंत उठकर बाहर भागना पड़ता है। हालांकि दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर भागते हैं, लेकिन अंकल माँ के दरवाजा बंद करने के आखिरी पल में एक जॉम्बी का सिर दरवाजे में फंस जाता है। लेकिन जब वे 15 नंबर डिब्बे में घुसने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। इस समय दरवाजे को दूसरी तरफ से कई कपड़ों से मजबूती से बांधा गया है। दरवाजे के बाहर घबराहट में दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर साजिश रचने वाला आदमी मजे लेते हुए मुंह दबाकर हंस रहा है और शाओमी को कसकर पकड़ लिया गया है। वह हिल भी नहीं पा रही है। वह स्वार्थी आदमी जमीन पर पड़े शाओशुई के फोन को देखता है और बिना किसी दया के उसे अपने जूते से कुचल देता है। दरवाजा न खुलता देख एक यांग दौड़कर अंकल माँ की मदद करने जाता है। अंकल माँ बेसबॉल बैट से दरवाजे में फंसे जॉम्बी पर जोर जोर से वार करता है। अंकल माँ चिल्लाकर शाओशुई से कांच तोड़ने को कहता है, लेकिन लकड़ी के एक बेसबॉल बैट से कांच तोड़ पाना नामुमकिन था। दरवाजे को जल्दी बंद करने के लिए अंकल माँ अपना हाथ दरवाजे के दूसरी तरफ ले जाकर जोर लगाता है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि जमीन पर पड़ा जॉम्बी अचानक उठकर उसके हाथ में काट लेगा। फिर भी उसने दरवाजा नहीं छोड़ा। शाओशुई के लगातार प्रहार करने के बाद आखिरकार कांच का दरवाजा दबाव न झेल सका और चूर चूर हो गया। लेकिन जैसे ही शाओशुई अंदर जाने लगा है, वह स्वार्थी आदमी तेजी से आगे बढ़कर आखिरी दरवाजा बंद कर देता है। शाओशुई तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे को रोक लेता है। ये देखकर बाकी लोग भी शाओशुई को अंदर आने से रोकने के लिए आगे बढ़ आते हैं। तभी हमें एहसास होता है कि खतरनाक जॉम्बीज नहीं है, बल्कि इंसान का वह ठंडा और स्वार्थी दिल है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। जैसे ही 100 कमेंट पूरे होंगे मैं पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा।